स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्मार्ट पीसीएस में। और हम लोग पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र बोस के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखे थे उसमें सुभाष चंद्र बोस का जन्म, उनके बाद उनका पढ़ाई, उनका कांग्रेस से कैसे जुड़े, ये सब चीज़ हम लोगों ने देखा था। और आज हम लोग देखते हैं आज़ाद हिंद फौज के बारे में। जब वो जर्मनी में थे तो जर्मनी से वो पनडुब्बी जहाज के जरिए मतलब जापान आते हैं। ठीक है, तो वहीं से हम लोग आज अपने पढ़ाई को शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि आजाद हिंद फौज का मूलतः स्थापना कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस करते हैं। कौन करते हैं? कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस। ठीक है, और आजाद हिंद फौज किसकी दिमाग की उपज थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये किसकी दिमाग की उपज थी? ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फुजिहारो के दिमाग की उपज था। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं कि आजाद हिंद फौज का पहली डिवीजन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? कैप्टन मोहन सिंह कर रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ विवाद हो जाता है जापानी सेना के द्वारा और जापान का जो भी प्रधान सेनापति उसके द्वारा। उसके बाद होता है क्या कि आजाद हिंद फौज का विखंडन होता है। विखंडन हो जाने के बाद होता यह है कि कैप्टन मोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद इसका पुनर्गठन फिर करते रास बिहारी बोस करते हैं। ठीक है, और रास बिहारी बोस के पुनर्गठन करने के बाद उसी समय क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से जापान आते हैं पनडुब्बी जहाज के द्वारा, और वहां के पीएम, जापान के पीएम तोजो से मुलाकात करते हैं। और उसके बाद होता यह है कि बैंकॉक में मतलब आजाद हिंद फौज का सम्मेलन चल रहा था, तो वहीं पे रास बिहारी बोस सुभाष चंद्र बोस को मतलब इनवाइट करते हैं आने के लिए, और वहीं पे सुभाष चंद्र बोस को आईएनए की कमान मतलब सौंप दिया जाता है रास बिहारी बोस के द्वारा। ठीक है, तो आईएनए का कमान किस समान सौंप देते हैं रास बिहारी बोस? सुभाष चंद्र बोस को बैंकॉक में। ठीक है, उसके बाद होता यह है कि आजाद हिंद फौज का गठन मतलब पुनर्गठन करते हैं सुभाष चंद्र बोस 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में होता है। और ये 4 गुरिल्ला रेजिमेंट बनाते हैं, जिसका नाम क्या था? एक का पहला नाम था सुभाष चंद्र बोस एक रेजिमेंट का, उसके बाद गांधी रेजिमेंट और आजाद रेजिमेंट और चौथा नेहरू रेजिमेंट। मतलब सुभाष रेजिमेंट अपना नाम रखना नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर भी लोगों ने यहाँ पे इनका नाम सुभाष रेजिमेंट एक रेजिमेंट का नाम रख दिए थे सुभाष चंद्र बोस के नाम पे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि एक महिला रेजिमेंट भी था, रानी झांसी रेजिमेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं ये सभी विभिन्न रेजिमेंट थे आजाद हिंद फौज का। इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इसके मदद के लिए रास बिहारी बोस का मतलब सहायता के रूप में उनको मतलब सहायक, आजाद हिंद फौज के सहायक रास बिहारी बोस को बनाया गया था। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं आजाद हिंद फौज। और उसके बाद ये आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया? सिंगापुर में किए थे। ठीक है, और आजाद हिंद फौज एक सरकार, स्वतंत्र सरकार का भी गठन करते हैं सिंगापुर में, उसे हम लोग अभी अगले स्लाइड में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हम लोग अभी तक क्लियर है। उसके बाद देखते हैं जो स्वतंत्र सरकार का गठन किया था उसे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में अस्थायी सरकार की गठन करते हैं। सिंगापुर के कैथे हॉल में। कहाँ? सिंगापुर के कैथे हॉल में करते हैं अस्थायी सरकार की गठन। कब? 21 अक्टूबर 1943 को। तो दोस्तों ये डेट जरूर याद रखिएगा, 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में अस्थायी सरकार का गठन करते हैं सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और इसकी मान्यता कौन देते हैं? तो 9 देश इसका मान्यता भी दे देते हैं, जिसमें पहला था जापान। पहला जरूर याद रखिएगा, पहला देश था जापान, वर्मा, जर्मनी, रसिया, मंगोलिया, ये सभी देश इनको मान्यता दे भी देते हैं। ठीक है, उसके बाद जापान के पीएम जैसे देश सरकार बन गया, तो इसके जगह तो चाहिए ना, तो जगह दिया जाता है उसे। जापान का पीएम था तो जो इन्होंने मतलब अंडमान और निकोबार 2 द्वीप दिए थे। ठीक है, दोनों द्वीप दिए थे, जिसका नाम सुभाष चंद्र बोस ने रखा था। सुभाष चंद्र बोस ये नाम रखे थे, शहीद द्वीप अंडमान का, निकोबार का स्वराज द्वीप। इसे याद रखे दोस्तों, का पीटी में इससे पूछा गया कि इस द्वीप का नाम क्या रखे थे सुभाष चंद्र बोस? अंडमान का शहीद द्वीप और निकोबार का स्वराज द्वीप नाम रखे थे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जब ये सरकार बनी तो सरकार में राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री सब कौन थे? ये थे सुभाष चंद्र बोस खुद थे। ठीक है, और उसका वित्त मंत्री कौन थे? एच.सी. चटर्जी। और सर्वोच्च परामर्श
जो था किससे किसे बनाया गया था, ये बनाया था रास बिहारी बोस को, ठीक है। तो इस तरह से इसे जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेताजी का जब सरकार बनता है तो युद्ध का मतलब घोषणा कर देते हैं, किसके विरुद्ध, अमेरिका और ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देते हैं। और यहीं पे सिंगापुर में बोले थे सुभाष चंद्र बोस अपने मतलब सैनिकों से कि बहुत त्याग किया है किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। आजादी को आज हमें अपने शीश फल चढ़ा देने वाले पागल पुजारी की आवश्यकता है, जो अपना शीश कटाकर स्वाधीनता की देवी को भेंट चढ़ा दे। इस तरह से मतलब अपने सैनिकों में जोश भरे थे। और इसके बाद इन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये भी नारा सुभाष चंद्र बोस ने ही दिए थे। और दिल्ली चलो, ये भी नारा दिए थे सुभाष चंद्र बोस, दिल्ली चलो की नारा दिए थे सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद अपने नमस्कार का मतलब अपने सैनिक में ये परंपरा बनाए थे, जय हिंद करके, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं, इसके बाद अटैक करता है, भारत में प्रवेश करता है, किधर से, इस तरफ से देखते हैं। तो जो आजाद हिंद फौज की जो सैनिक थी, इस तरफ से मतलब कोहिमा होके हुए, म्यांमार कोहिमा होते हुए आते हैं। और आजाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ था, तो रंगून था, ठीक है। उस मतलब पहले सिंगापुर में था, सिंगापुर से उनको इसको क्या किया गया था, रंगून। तो इसे याद कर, मुख्यालय कहाँ था आजाद हिंद फौज का, मुख्यालय रंगून में था, ठीक है दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस नारा दिए थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है। और जय हिंद नमस्कार का ढंग बनाए थे अपने आईएनए में, आजाद हिंद फौज में। और दिल्ली चलो की नारा दिए थे जब युद्ध के लिए अपने सैनिकों को बोलते हैं तो, ठीक है। उसके बाद 6 जुलाई को रंगून में रेडियो से सुभाष चंद्र बोस ने भाषण दिए और उन्होंने सबसे पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह के संबोधन किए थे। पहली बार कौन किए थे, सुभाष चंद्र बोस ही किए थे, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। और उसके बाद उन्होंने गांधी जी से आशीर्वाद लिए थे, बोले थे कि स्वाधीनता की इस लड़ाई में मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, ये सुभाष चंद्र बोस बोले थे रेडियो पे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद देखते हैं कि आजाद हिंद फौज का अभियान कैसे हुआ। तो आजाद हिंद फौज अभियान करते इधर से मणिपुर म्यांमार होके जो रास्ता उधर से करते हैं। तो उन्होंने प्रथम मोर्चा पे तो अराकन में विजय प्राप्त कर लिए थे, ठीक है। और मणिपुर के मोरांग में अपना झंडा भी फहराया था, मतलब सुभाष चंद्र बोस का जो आजाद हिंद फौज था वो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 18 मार्च 1944 को आईएनएफ भारत में कदम रखता है प्रथम बार, 18 मार्च 1944 को। तो इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इम्फाल में अभियान करते हैं, लेकिन इम्फाल अभियान असफल हो जाता है क्योंकि इस समय देखते हैं कि जर्मनी में विश्व युद्ध समाप्त हो चुका, जर्मनी हार चुका था, ठीक है, यूरोप में। और इधर जापान का थोड़ा चल ही रहा था क्योंकि जापान भी इस समय थोड़ा मतलब लगभग पीछे हट रहे थे, मतलब हथियार वगैरह जो भी था सैनिक को चाहिए था वो नहीं पूरा कर पा रहे थे, इसलिए यहाँ पे इम्फाल में हार हो जाता है। और देखते हैं कि 9 अगस्त और 6 अगस्त को बम गिरा देता है अमेरिका, एटम बम, जिससे मतलब जापान का भी हार हो जाता है विश्व युद्ध में और वो आत्मसमर्पण करते हैं। 6 अगस्त को गिरा था कौन, 6 अगस्त को गिरा था लिटिल एटम बम और 9 अगस्त को फैट मैन, ठीक है, फैट मैन, इसे याद रखिएगा, लिटिल मैन और फैट मैन 9 अगस्त को, ठीक है। पहले बच्चा था 6 को, 9 को बड़ा हो गया, मोटा हो गया, इसलिए फैट मैन। इस तरह से ट्रिक बना के याद रखें तो अच्छा रहता है, ठीक है। उसके बाद 15 अगस्त 1945 को जापान आत्मसमर्पण कर देता है। उसके बाद धीरे धीरे आजाद हिंद फौज का क्या होता है, पतन हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं जब पतन हो जाता था आजाद हिंद फौज 15 अगस्त को 1915 को मतलब आत्मसमर्पण, उसका पतन हो जाता है। 18 अगस्त को क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस मतलब अंडरग्राउंड हो जाते हैं, या बोला जाता है कि इनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, इसी में इनका मतलब ये जल गए थे और मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इस तरह से सुभाष चंद्र बोस भी मतलब मृत्यु हो गया। उसके बाद देखते हैं आजाद हिंद फौज का पतन, तो जो भी सैनिक थे उसका क्या कहता है, सैनिकों पर केस चलता है, ठीक है। और लाल किला मुकदमा के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। और नवंबर 1945 में आईएनए मुकदमा दिल्ली के लाल किले पर हुआ और कांग्रेस ने आईएनए की क्रांतिकारी का मतलब क्या किए थे, बचाव किए थे। तो हम लोग देखते हैं बचाव कौन किए थे, और भुल्ला भाई देसाई वकीलों को लीड कर रहे थे। देखते हैं कि वकीलों का दल गठित करते हैं कांग्रेस, और कांग्रेस का मीटिंग क्या हुआ था,
तो पुणे में इसका बैठक हुआ था कांग्रेस का, ठीक है। वहीं पे वकीलों का एक दल गठित करते हैं जिसका नेतृत्व कौन करेंगे, भुल्ला भाई देसाई करेंगे। ये बात होती है कांग्रेस में, ठीक है। जिसमें वकील में कौन कौन थे, तो ये सब थे वकील, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, आसफ अली और कैलाश नाथ काटजू, ये सब वकील थे, ठीक है। लेकिन इसका परिणाम क्या होता है, केस लड़ने का सबको मृत्यु दंड दिया जाता है और ये लोग हार जाते हैं, ठीक है। उसके बाद भारत में बहुत विरोध पर होता है, बहुत प्रदर्शन, हड़ताल होता है, जुलूस होता है, सब कुछ निकाला था। मतलब अंग्रेजों का जितना हो सके उतना विरोध किया जाता है और नारा भी लगने लगता है, लाल किला को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज के सैनिकों को छोड़ दो। इस तरह के नारा लगते हैं, लाल किला को तोड़ दो और आजाद हिंद फौज के सैनिकों को छोड़ दो, इस तरह के नारा भी लगते हैं, ठीक है। उसके बाद जब बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन होता है, उसका परिणाम ये होता है कि उस समय वायसराय थे कौन, लॉर्ड वेवेल, ठीक है। वायसराय लॉर्ड वेवेल थे, उन्होंने अपना विशेषाधिकार का प्रयोग करके सबका मृत्यु दंड माफ कर दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से सबका मतलब मृत्यु दंड माफ कर देते हैं और इस प्रकार से इसकी सजा माफ कर दिया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने दोस्तों आजाद हिंद फौज को पढ़े। आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एग्जाम में क्वेश्चन इससे आते हैं। आप लोग क्वेश्चन जरूर लगाइए और दोनों वीडियो को एक साथ देखिए। पार्ट 1 देखने के बाद ही पार्ट 2 देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़ने के लिए धन्यवाद।